हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो धर्म की सीरीज चल रही थी, लास्ट वीडियो धर्म पे थी। तो अब है हम इग्नू के एमएसओ की अर्बन सोशियोलॉजी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि नगरीय समाजशास्त्र क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी है, नगरीय समाजशास्त्र के जो पिता है, वो किसे कहा जाता है? जॉर्ज सिमल को। किसे कहा जाता है? जॉर्ज सिमल को फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं वीडियो में, ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र क्या है। ये सारी जो नोट्स हैं मैंने अपने आप बनाए हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि पेपर में सबके टॉपिक क्लियर हो सके। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं कवर करवा रही हूँ, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। तो देख लेते हैं व्हाट इज अर्बन सोशियोलॉजी, नगरीय समाजशास्त्र क्या है। ठीक है, तो अर्बन और अर्बेन दोनों शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द अर्बन से हुई है, जिसका अर्थ है नगर का रहने वाला, और इन दोनों शब्द का एक ही अर्थ था, नगर का रहने वाला। अर्बन और अर्बनाइज का, तो अर्बन का मतलब होता है नगरीय, का मतलब होता है नगर में रहने वाला। पहली बार अर्बन प्राचीन फ्रांसीसी शब्द अर्बेन से लिया गया, और इसके उच्चारण में फ्रांसीसी परंपरा अनुसार अधिक जोर था। फ्रांस से लिया गया था वर्ड, तो फ्रांसीसी परंपरा अनुसार उन पर जोर था। बाद में अर्बन सीधे लैटिन शब्द अर्बन से लिया गया था, अर्बनस से। तो ठीक है, नगरीय से भी प्राय नगर या कस्बा है, जो कि गांव या देहात से बिल्कुल विपरीत होता है। गांव का जो निवासी होता है वो देहाती कहलाता है, और उसके विपरीत नगर का जो निवासी होता है वो नगरीय कहलाता है। तो एरिक्सन के अनुसार, अब हम उसकी वो भी देख लेते हैं परिभाषा। एरिक्सन के अनुसार नगरीय समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और इसका व्यवहारिक लक्ष्य नगर में पाए जाने वाले सामाजिक व्यवहार के विविध रूपों के निर्धारकों और परिणामों की खोज करना है। तो नगरीय समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और उसका काम है विभिन्न व्यवहार के विविध रूपों का निर्धारक करना और परिणामों की खोज करना। आप देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक में नगरीय की परिभाषा क्या दी गई है। तो नगरीय की परिभाषा 3 प्रकार की है। ठीक है, चयनित मानदंडों पर लघु नागरिक खंड का वर्गीकरण। पहले चयनित मानदंड है जो उसमें लघु नागरिक खंड का वर्गीकरण किया गया है। फिर लघु ग्रामीण खंड के प्रशासनिक केंद्रों पर ध्यान किया गया है, नगरीय के रूप में वर्गीकरण किया गया है, और खंड का जो शेष हिस्सा है उसे ग्रामीण कहा जाता है। ठीक है, तो पहला जो है चयनित मानदंड पर लघु नागरिक खंड का वर्गीकरण किया गया है। फिर दूसरा लघु ग्रामीण खंड के प्रशासनिक केंद्रों का नगरीय के रूप में वर्गीकरण किया गया है। फिर तीसरा जो है खंड का शेष जो हिस्सा बच जाता है वो ग्रामीण रह जाता है। ठीक है, फिर तीसरा है आकार के इलाकों का नगरीयों के रूप में वर्गीकरण। तो आकार के इलाकों का भी नगरीय के रूप में वर्गीकरण भी किया गया। जो इलाकों का जो को किसके आधार पर भी बांटा गया? आकार के आधार पे। नगरीय क्षेत्र या नगरीय केंद्र या नगर या कस्बा की परिभाषा विभिन्न देशों में अलग अलग है। एक जनगणना वर्ष से दूसरे जनगणना वर्ष में भी इसमें भिन्नता होती है। एक जनगणना में जब पाया गया तो आंकड़े अलग होते हैं, दूसरी जनगणना में अलग होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड में, अब ये ध्यान से समझना कि ग्रीनलैंड में 300 है और उससे अधिक निवास जो है कर रहे हैं लोग, उनको नगरीय क्षेत्र कहते हैं। ग्रीनलैंड में माना जाता है कि 300 लोग या उससे अधिक अगर लोग रह रहे हैं तो वो जगह नगरीय है। लेकिन कोरिया में ही वहां पे कम से कम 40,000 अगर लोग रहते हैं तो वहां पर नगरीय है। और यूरोपीय देशों में फ्रांस द्वारा 1846 है, और इसके लिए कम से कम 2000 की जनसंख्या होनी चाहिए। तो मतलब हर देश ने अलग अलग आकार, अलग अलग जनसंख्या को बांट दिया कि हमारे देश में इतनी जनसंख्या होगी तो वो नगरों में आती है, इतनी जनसंख्या होगी तो वो नगरों में आती है। तो हमने ये देखा कि तीनों ग्रीनलैंड में, कोरिया में और यूरोपीय देशों में ये कैसे कैसे इन्होंने जनसंख्या में बांटा हुआ है। तो भारतीय संदर्भ में नगरीय कस्बा की जनगणना परिभाषा सबसे पहले 1901 से 51 की अवधि में दी गई, एक समान रही। 1961 की जनगणना में ही कस्बों की पहचान के लिए संख्या की मानदंडों को निर्दिष्ट किया गया। 1961 की जो जनगणना है उसमें परिभाषा को एक रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया, उनका मानकीकरण करने का प्रयास किया गया। तो इसमें एक परिभाषा मिली नहीं है, इसको आकार में और जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है, जनगणना के आधार पर। तो पहले हम देख लेते हैं कि भारत की जनगणना 1901 में हुई थी, उसके अनुसार नगरीय क्या है, कस्बा में निम्नलिखित होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? प्रत्येक नगर पालिका, चाहे उसका अपना आकार कुछ भी होनी चाहिए। नगर पालिका सीमाओं से सम्मिलित किए गए सभी सिविल लाइन्स होने चाहिए। प्रत्येक अन्य सतत आवासों का समूह होना चाहिए जिसमें स्थायी रूप से 5000 से अधिक व्यक्ति निवास करते हो। सतत आवासों का समूह होना चाहिए जहाँ पे 5000 से अधिक व्यक्ति निवास करते हो। फिर 1961 की जो जनगणना आई उसके अनुसार सभी स्थान
जहां नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित कस्बा, क्षेत्र समिति इत्यादि 1961 की जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्र में आते हैं। अन्य सभी स्थान जो निम्न मानदंडों को पूरा करते हैं, इनमें 3 मानदंड होने चाहिए। 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, कार्यरत जनसंख्या में कम से कम 75% पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे रहे। 75% से पुरुष जो गैर कृषि कार्य हैं, जो कृषि कार्य नहीं है उनसे जो अलग के कार्य हैं उनमें लगे होने चाहिए। और जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम 400 व्यक्ति होना चाहिए। तो ये कुछ जो चीजें हैं जो उन्होंने डिफाइन कर दी कि इसके अनुसार ही नगर वो जगह कहलाएगी। 1901 में ये 3 चीजें और ऐसे ही 1961 में ये 2 चीजें जो हैं बोल दी गई भारत की जनगणना के अनुसार। तो नगरीय की कोई रियल परिभाषा नहीं है, बस इसको जनगणना के अनुसार और आकार के अनुसार बांटा गया है। ठीक है, अब हम इसका उद्गम व विकास देख लेते हैं, ओरिजिन और डेवलपमेंट। तो नगरों का अभ्युदय कोई 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था। नगरों में वैज्ञानिकों की रुचि 100 वर्ष पुरानी ही है। तो नगरों का अभ्युदय जो हुआ है ये तो अभी हम पूरा पढ़ेंगे, आगे आगे आएगा। नगरों की संरचना, नगरों के प्रकार सब कुछ आएगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से ही और नगरों का विकास शुरू हो गया था। तो नगर के संबंध में प्रथम पुस्तक की रचना था किसने की थी? जोवनी बोटेरो ने की थी। इटली का रहने वाला था, ये याद रखना। डेलिकोस डेला ग्रेट्स डेला सिट्टा नामक ये पुस्तक उन्होंने 1598 में उनकी छपी थी। उनका अंग्रेजी संस्करण एक ट्रीटिस कॉन्सफरिंग द कॉजेज ऑफ द मैग्निफिसेंस ऑफ एंड ग्रेटेंस ऑफ सिटीज नाम से 1806 में प्रकाशित हुआ था। तो इस नाम से 1806 में 1806 में इंग्लिश का इसका संस्करण प्रकाशित हुआ था, क्योंकि पहले वो इटली में बनी थी। ठीक है, तथापि अब इस पुस्तक का महत्व केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा मात्र ही रह गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसने एक नवीन विज्ञान को जन्म दिया। नगर वैज्ञानिक विवेचना और शोध का विषय 17वीं शताब्दी में ही बना है। तो क्या कह रहे हैं, इससे मतलब वैज्ञानिक महत्व नहीं है इसका, न ही इसने किसी नवीन विज्ञान को जन्म दिया है। तो 3 प्रारंभिक समाजशास्त्री कृतियां जीव सिम्मेल की डाइग्रॉस्टेड अडडास जी स्टेट लेबन अर्थात ए मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ 1903 में आई थी। मैक्स वेबर की द स्टार्ट मतलब द सिटी 1921 में आई थी। और आर मारिर की ले विलेज एट ले विले 1929 में आई थी। तो होसरमैन और हुलिया का क्या मत था, इस पे देख लेते हैं। होसरमैन और होलिया 2005 का मत है कि यह कहना उचित है कि जॉर्ज सिमेल पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें नगरीय समाजशास्त्री कहा जाता है। उन्होंने नगरीय शब्द की समाजशास्त्रीय परिभाषा प्रस्तुत की तथा निम्नलिखित के मध्य अंत्य क्रिया का विश्लेषण किया था: स्थानिक घनत्व, सामाजिक व्यवहार और आर्थिक विभेदीकरण। तो होसरमैन और होलिया ने भी जो नगर के का अध्ययन किया उसमें उन्होंने 3 चीजें ली: स्थानिक घनत्व लिया, सामाजिक व्यवहार लिया और आर्थिक विभेदीकरण लिया। तो भारत में समाजशास्त्र एक नई विधा है। भारत में सर्वप्रथम 1920 में मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पैट्रिक गैडिस द्वारा समाजशास्त्र विभाग की स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी, लेकिन 1960 तक नगरीय समाजशास्त्र का किसी ने नाम भी नहीं सुना था। लेकिन 1960 के पश्चात ही नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र विश्वविद्यालय में सुना गया था। तो 1960 से नगरीय समाजशास्त्र की बात सुनी गई थी। SSA राव 1974 के अनुसार इसके 2 कारण थे। पहला, समाजशास्त्री को माना था कि भारत में नगरीकरण का स्तर कम होने के कारण या ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र का विभेद करना निरर्थक है। तो 1960 के बाद क्यों सुनाई दिया वो वर्ड, इतना टाइम के बाद क्यों सुनाई दिया? उसके 2 कारण थे कि पहला है, समाजशास्त्री को मानना था कि भारत में जो नगरीकरण का स्तर है वो कम होने लग गया है, तो यहाँ ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के बीच विभेद करना आसान है, कठिन है, आसान नहीं है। ठीक है, निरर्थक है, कोई अर्थ ही नहीं है जिसका। दूसरा, भारतीय संदर्भ में परंपरागत नगर और ग्राम के बीच द्विविभाजन नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक सभ्यता के घटक थे। तो ग्राम और नगर में उसमें द्विविभाजन नहीं था, तो इसलिए नगरीय समाजशास्त्र सुनने में नहीं आया। तो अब उसके विषय वस्तु और क्षेत्र देख लेते हैं। अगर आप क्या कहते हैं इग्नू से ये नगरीय समाजशास्त्र की बुक पढ़ रहे तो ये पहला चैप्टर है जो हमारा कवर हो रहा है। विषय वस्तु क्षेत्र। एरिक्सन का मत है कि नगरीय समाजशास्त्र सामान्यीकरण विज्ञान है। इसका व्यवहारिक लक्ष्य नगर में पाए जाने वाले सामाजिक व्यवहार के विविध रूपों के निर्धारकों और परिणामों की खोज करना है। तो एरिक्सन का मत था कि जो नगरीय समाजशास्त्र है वो एक विज्ञान है। इसका जो कार्य है वो दूसरे रूप के व्यवहार के अलग अलग रूपों के निर्धारकों को परिणामों की खोज करना है। या तो दूसरे शब्दों में आप उसको ये समझ सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्या क्या करता है। एक सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक संस्थाएं का और जीवन यापन के नगरीय साधनों से उत्पन्न और उन पर आधारित सभ्यताओं के प्रकार पर नगरीय जीवन का प्रभाव। ठीक है, तो लुई वर्थ ने नगरवाद पर विस्तृत रूप से लिखा है और विषय वस्तु की जटिलता का वर्णन इस प्रकार किया है। तो लुई वर्थ ने
जो इनकी विषय वस्तु है उसके ऊपर क्या कहा है कि नगर एक बिंदु मात्र नहीं है। नगर को हम एक बिंदु से डिफाइन नहीं कर सकते जहाँ सीमित स्थान में बड़ी संख्या केंद्रित है। छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है। वरन यह उन समस्त विशिष्ट क्षेत्रों जिसमें मनुष्य प्राय एक दूसरे से भिन्नता रख सकता है में जटिल विषम जातीय भी है। नगर उन सामाजिक संस्थाओं जो आदिम देहाती और कृषक समाज कहलाता है इसे सर्वाधिक आश्चर्यजनक विषमता को प्रकट करता है। तो नगर उन सामाजिक संस्थाओं को भी प्रकट करता है जो देहाती और कृषक समाज कहलाता है। महानगरीय जनसंख्या को समझने के लिए जिन साधनों को अनुकूल बनाया है वे उन साधनों से भिन्न है जो अधिक सरलवादी सजाती समाजों के लिए उपयुक्त है। जो सरल समाज के लिए जो चीजें उपलब्ध होती है तो महानगरीय जनसंख्या में साधनों को बहुत रखा जाता है। मतलब अब यहाँ पे क्या होता है, नगर में साधन ज्यादा होते हैं गाँव के बदले। आसानी से आपको बसें मिल सकती हैं। कई गाँव में क्या है, आसानी से बसें नहीं मिलती है या कोई भी है आपकी जो साधन है उपलब्ध नहीं होते हैं। इससे यह तथ्य विदित होता है कि नगर को समझने के प्रयास में इसकी संरचना करने वाले मानवीय घटकों के निर्धारण के लिए व्यापक सांख्यिकी जांच करना आवश्यक है। तो उनका मानना है कि अगर नगर के लिए हमें जांच करनी है तो उसमें सांख्यिकी में करनी चाहिए, नंबर में जांच करना आवश्यक है। श्रम के अधिक व्यापक विभाजन जो कि बाजार के विकास के कारण हो गया कि दृष्टिकोण उनमें परस्पर काफी अधिक पेशागत भिन्नता होती है। तो श्रम के साथ व्यापक विभाजन भी होता है बाजार में। उनकी संपदा और आय में भिन्नता होती है जिसमें वैभव से लेकर निधनता और असुरक्षा दिखाई दे पड़ती है। तो उन लोगों के जो रहते हैं उनकी संपदा और आय में भी भिन्नता होती है। सबकी आय सेम हो ये जरूरी नहीं है, तो उसमें वैभव में भी फिर फर्क आएगा, निधनता भी दिखाई देगी और असुरक्षा भी दिखाई देगी। तो अब इसमें समुदाय हम देख लेते हैं। इसके अंदर ही आता है विषय वस्तु क्षेत्र के अंदर ही पहला आएगा समुदाय। इस शब्द के कई अर्थ है। कभी है इसका प्रयोग साधारण आवास के लिए किया जाता है, तो कभी व्यक्तियों की समष्टि मतलब व्यक्तियों के ग्रुप के लिए किया जाता है। लेकिन डेविस ने समुदाय की परिभाषा क्या दी है, छोटे समूह जो सामाजिक जीवन के समस्त पक्षों को ग्रहण कर सकता है। ऐसा छोटा समूह जो सामाजिक समस्त पक्षों को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, जो संपूर्ण समाज होता है बहुधा है, ठीक है। मैकाइवर और पेज के अनुसार, डेविस के अनुसार देखा कि जो छोटा समूह होता है वो समस्त पक्षों को ग्रहण कर लेता है। लेकिन मैकाइवर और पेज के अनुसार समुदाय की आधारभूत कसौटी यह है कि किसी व्यक्ति के समस्त सामाजिक संबंध इसके अंदर पाए जाते हैं। तो मैकाइवर और पेज में समुदाय की आधारभूत कसौटी यह है कि इसके अंदर सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार नगर में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। अब इसका पारिस्थितिकी जो दूसरा पॉइंट है, पहला समुदाय था वो देख लेते हैं। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो सजीव पदार्थों और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करता है। तो पारिस्थितिकी क्या है हमें ये याद रखना है क्योंकि ये आगे यूज होएगा वर्ड। तो पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो जीव के बीच में और पर्यावरण के बीच में सजीव पदार्थों और पर्यावरण के बीच में संबंध बनाता है। सजीव पदार्थ कौन से हो गए, सजीव और निर्जीव तो पड़ा होगा, सजीव जो लिविंग थिंग्स होती है और पर्यावरण के बीच में इन्वायरमेंट के बीच अध्ययन करता है, ठीक है। किसी भी अन्य पर्यावरण के अनुरूप नगर निर्धारक होने की अपेक्षा अनुकूलन कारक है। खानाबदोश मानव जीवन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव प्रकट करता है। खानाबदोश जो होता है वो मानव जीवन के अतिरिक्त अलग अलग क्षेत्रों में भी हमें दिखते हैं। समाजशास्त्रियों के द्वारा इस क्षेत्र में शोध शुरू करने से पूर्व वनस्पति शास्त्रियों को वनस्पति के जीवन पर पड़ने वाले भौतिक पर्यावरण के प्रभाव को पता मिल चुका था। तो जब समाजशास्त्रियों ने पारिस्थितिकी पे जांच करनी शुरू की तो उससे पहले उनको वनस्पति शास्त्री का पता लग गया था। तो वनस्पति शास्त्री क्या होता है कि वनस्पति और उसके पर्यावरण के मध्य संबंध, जैसे वनस्पति हो गई और उसका पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है उसे हम विज्ञान वनस्पति परिस्थितिकी कहलाता है। तो हमने परिस्थितिकी देखा जो सजीव लिविंग थिंग्स और पर्यावरण के बीच अध्ययन करता है। लेकिन जो वनस्पति परिस्थितिकी कहलाता है वो वनस्पति और पर्यावरण के बीच संबंध बताता है। इस प्रकार संभवतः समाजशास्त्र ने यह शब्द वनस्पतिविदों से ग्रहण किया है। ये शब्द वनस्पतिविदों से लिया है और मानव परिस्थितिकी के जनक पार्क ने मानव परिस्थितिकी जनक कौन है, मानव परिस्थितिकी के जनक कौन है, रॉबर्ट ई पार्क। इसको पार्क भी बोलते हैं और नाम इनका पूरा है रॉबर्ट ई पार्क में इस शब्द को सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था जो शीघ्र ही काफी प्रचलित हो गया। तो इस शब्द को किसने यूज किया था परिस्थितिकी को, रॉबर्ट ई पार्क, ठीक है। पारिस्थितिकी की अवधारणा का कालांतर में मैकेंजी और दूसरों के साथ विकास किया गया। इसके अत्यंत बहुमूल्य परिणाम निकले। हमें यह विदित होना चाहिए कि मनुष्य मिट्टी पर रहता है जबकि वनस्पति का जीवन मिट्टी में है। तो हमें पता होना चाहिए कि मनुष्य तो मिट्टी पर रहता है और वनस्पति भी मिट्टी में होती है। तो यह दोनों के मध्य सूक्ष्म तुलना को असंभव बना देता है क्योंकि इसकी एक मुख्य विशेषता मनुष्य की गतिशीलता है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि मनुष्य की गतिशीलता, की मनुष्य भी मिट्टी से जुड़ा है, वनस्पति भी मिट्टी से जुड़ी है।
तो हॉले का क्या कहना है कि मानव परिस्थिति को एक विज्ञान मानते हैं होले, और जो समुदाय के विकास और संगठन का अध्ययन करता है। तो मानव परिस्थिति क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जो समुदाय का विकास और संगठन का अध्ययन करता है। हम पारिस्थितिकी की परिभाषा आवास और मानव जाति के बीच अंतर संबंध के सिद्धांत के रूप में कर सकते हैं। पारिस्थितिकी की परिभाषा कैसे कर सकते हैं? आवास और मानव जाति के बीच अंतर संबंध के सिद्धांत के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम। लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, आवश्यकता। इस समस्या की जटिल प्रकृति के कारण से विभिन्न दिशाओं से देखने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमारा सरोकार नगर और सभ्यता के बीच संबंध है। तो पहले हमारा क्या है काम है कि नगर और सभ्यता के बीच कैसे संबंध है। वास्तव में आधुनिक शिक्षित व्यक्ति नगरवाद और उसके सभी निहितार्थों के साथ समग्र रूप से निष्कर्ष पर पहुंचता है। यहाँ इस प्रकार का दोहरा कार्य है कि नगर का अर्थपूर्ण पहचान करना। दो कार्य है हमारा नगर से रिलेटेड। नगरीय समाजशास्त्र का अगर हम अध्ययन कर रहे तो दो कार्य हैं। पहले नगर का अर्थपूर्ण पहचान करना और आधुनिक नगरीय जीवन का उद्गम कैसे हुआ उसकी पूर्वत्व को खोजना, मतलब उसकी हिस्ट्री देखना। तो बोटेरो और वेबर ने विभिन्न सभ्यताओं में नगरों के विकास के लिए अधिक विशिष्ट कारणों और दशाओं को खोजा है। तो बोटेरो और वेबर के अनुसार जो नगर है, नगर के विकास के लिए उन्होंने कुछ कारणों और दशाओं को खोजा है, जबकि स्पेंगलर और टॉयनबी ने सामान्यतः नगर इतिहास की दृष्टि में ही विश्व इतिहास को देखा है। तो उन्होंने नगर इतिहास की जो दृष्टि थी उसमें विश्व इतिहास को देखा है। गेडेज ने नगर को सभ्यता के प्रतिबिंब के रूप में देखा है। तो ये बता रहे सब उन्होंने नगर को कैसे कैसे बांटा है। मम्फोर्ड और घुर्रे ने विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों में इस विचार की व्याख्या की है। मिल्थे ने यह माना है कि जो सभ्यता का इतिहास है वो नगरों के इतिहास की दृष्टि से ही उन्होंने भी देखा है कि लिखा जाना चाहिए। भारतीय नगरों के संबंध में विशेषकर दिल्ली, आगरा और अमृतसर जो है, प्राचीन नगरों में नगरों के आंतरिक भागों को मोहल्ला और परंपरागत पड़ोस जिसमें किसी विशेष पेशे से संबंधित जाति समूह के लोग निवास करते थे विभाजित किया जा सकता है। सभी प्राचीन नगरों में यही पैटर्न है। तो भारतीय नगरों के संबंध में जो विशेषकर दिल्ली, आगरा, अमृतसर थे उन्हें प्राचीन नगरों में माना जाता था और उनमें नगरों के आंतरिक भाग जो था थोड़े थोड़े जो समूह थे जहाँ पे सारी जातियां मतलब एक ही जाति के लोग एक साथ रहते थे, वहां पे उनको परंपरागत पड़ोस भी कहते थे। और सभी प्राचीन नगरों में यही पैटर्न पाया जाता था। नए नगरों अथवा नगरों के नए भागों को औपनिवेशिक या उत्तर औपनिवेशिक काल वाले भाग भी कह सकते हैं। जो नए नगर बने हैं और जो नए नगरों के नए भाग हैं उनको हम औपनिवेशिक या उत्तर औपनिवेशिक काल वाले भाग भी कह सकते हैं। तो मैंने ये धर्म पे जो हमारी सीरीज चल रही थी धर्म की बुक पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। अब अर्बन सोशियोलॉजी की बुक चल रही है, इसकी भी मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगी। ये चैप्टर 1 चल रहा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, नगर के ये भाग रेलवे लाइन के दूसरी ओर है और ये पुराने भाग से बिल्कुल ही भिन्न है। तो जो नगर के जो नए भाग बने वो रेलवे लाइन के दूसरी साइड पाए जाते हैं और बिल्कुल ही अलग है। यहाँ लोगों का समूह जाति की अपेक्षा आय और व्यवसाय के आधार पर बनना है। तो यहाँ पे लोगों का समूह कैसे बनता है? आय और व्यवसाय के आधार पर। तो अब ऑफ कोर्स यही है कि जो पुरानी चीजें बनी हुई है उनमें फर्क है और अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई और अब जो नई चीजें बन रही है उनमें फर्क है। तो पुराने नगर है उनमें फर्क होगा और जो अब नए नगर बन रहे हैं उनमें फर्क होगा। अपनी अलग अलग सुविधाएं होंगी, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होगी, अच्छी तरह से जो है घर बने होंगे, बहुमंजिला इमारतें होंगी। ठीक है, तो आय और व्यवसाय के आधार पर ही यहाँ पर लोगों का समूह जो है उसमें बांटा जाता था। जातियां जो है आय और व्यवसाय के आधार पर बांटी जाती थी। इनका समूह भूखंड के आकार अनुसार भी बना होता था। तो इनका समूह कैसा होता था कि इनका अलग से इनको जगह दे दी जाती थी। तो व्यक्ति का क्या है इसमें रोल? ठीक है, तो नगरीय शास्त्र के जो अध्ययन उपागम थे वो हमने देखे कि उन्होंने दो चीज पे बांटा। फिर सबने अपने अपने सब थिंकर्स ने ये बताया कि उन्होंने नगरों को किस में बांटना है। फिर हमने देखा कि प्राचीन नगर कैसे थे। अब हम देख रहे हैं कि नगरीय शास्त्र के जो नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम है कौन कौन से है, किस किस पे अध्ययन किया गया। तो पहला व्यक्ति पे था कि नगरीय व्यक्तियों का सर्वोत्तम वर्णन व्यक्तित्व, संगठन और व्यक्तित्व जीवनशैली के पैटर्न से किया गया कि लोगों की जीवनशैली कैसी है। नगर भिन्न व्यक्तित्व और शिष्टाचार विशेषता को तैयार करता है जो नगर में रहने वाले लोगों को गांव में रहने वाले लोगों से अलग करता है। तो जो नगर होता है वो अलग तरह का व्यक्तित्व और शिष्टाचार बनाता है। वो लोगों को, जैसे जो नगर में रहने वाले लोग हैं ऑब्वियस है कि वो गाँवों से रहने वाले लोगों से अधिक उनके पास सुविधाएं होंगी, वो अलग भी दिखेंगे, तो वो उनको अलग करता है। व्यक्ति के साथ संबंध से अनेक समाज सांस्कृतिक आयाम का जो कि नगरीय जीवन से संबंध हो चुके हैं केंद्र में आ सकते हैं। जैसे सकारात्मक और नकारात्मक रवैया होता है, मूल्य, आस्थाएं, बोध और प्रतीकात्मक जुड़ाव होता है। तो ये भी है जो संस्कृति भी हमारी आपस में मिलने लगती है। ठीक है, तो प्राथमिक समूह देख लेते हैं। ये समूह छोटे और घनिष्ठ तथा आमने सामने है। दूसरा उपागम है
जैसे परिवार, दंपत्ति या घनिष्ठता और मित्रता समूह। जो प्राथमिक समूह है हमारे मित्रता ग्रुप हो गए, फ्रेंड्स ग्रुप हो गया, हमारी फैमिली हो गई, ये सब जो है ये प्राथमिक समूह में आते हैं। कुछ विधान ये महसूस करते हैं कि वृत्त नगरीय केंद्रों में ये समूह नष्ट हो जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि नगर की जगह पे ये चीजें नष्ट हो जाएगी और जो है खंडित हो जाएगी। कहीं हद तक अगर देखा जाए तो ये कहना सही है, क्योंकि आजकल लोग अपने में मस्त रहते हैं। अगर आप देखोगे तो आजकल फ्लैट सिस्टम हो गया, सब अपने अंदर घुसे रहते हैं। मतलब ये है कि ज्यादातर लोग पूछते नहीं है, मतलब आसपास मतलब इतने समूह नहीं पाए जाते हैं। ये नहीं है कि हम फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, पर ये है कि जो मतलब पहले का माहौल था वो अब माहौल नहीं रह गया है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं। समकालीन नगरीय अमेरिका में स्वैच्छिक संस्थाओं में भागीदारी की अत्यधिक ऊंची दर के बारे में काफी कहा है। स्वैच्छिक संस्थाएं भी सामाजिक संगठन के मध्यवर्ती क्रम में। स्वैच्छिक संस्थाएं वो होती हैं जो अपनी इच्छा से संस्थाएं कार्य करती हैं। वो स्वैच्छिक संस्थाएं सामाजिक संगठन के मध्यवर्ती क्रम में है, जो सामाजिक संगठन करवाती है। पड़ोसी संचालकों की तुलना में अधिक औपचारिक आंतरिक रूप से विभेदीकृत है। यह है कि वे सहायक और सूचक दोनों कृत्य निभाती हैं। तो वो सहायक होती हैं। ये संस्थाएं लोगों की सहायता करती हैं। सामाजिक संगठन के किसी भी अन्य स्तर द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं किया जाता। ठीक है, तो स्वैच्छिक संस्थाएं हमने देख लिया। हम नौकरशाही देख लेते हैं। नौकरशाही पे मैक्स वेबर का विचार था कि नौकरशाही जो है कानूनी तार्किक व्यवस्था है। ठीक है, तो आधुनिक विश्व में अधिकांश वृहत और जटिल सरकार औद्योगिक संगठन की विशेषता उनका नौकरशाही ढांचा है। तो नौकरशाही वो होते जैसे जो कि न्यायपालिका के अंतर्गत हमारे जो अफसर पाए जाते हैं सारे, वो नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। नौकरशाही संगठन में श्रम का पद आते हैं, उनके पद होते हैं, पदों में उनका विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सामाजिक संस्थान। ये नगरीय समुदाय के अंदर सामाजिक संगठन के सबसे बड़े और स्वार्थिक अमूर्त संसाधन है। सबसे सामान्य अर्थ में सामाजिक संस्थाओं में व्यवहार के व्यापक रूप से स्वीकार प्रतिमान पैटर्न और वे प्रतिशाएं सम्मिलित है, जिनका विकास या जिसकी रचना समुदाय या समाज की स्वीकृत आवश्यकताओं के दीर्घकालीन समाधानों के रूप में हुआ है। तो सामाजिक संस्थान जो होते हैं नगरीय समुदाय के अंदर सामाजिक संगठन बनाने के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं, और सामान्य अर्थ में इन्हें सामाजिक संस्थाओं के व्यवहार के लक्षण के रूप में भी यूज किया जाता है। बॉस्कॉफ के अनुसार हाल में प्रमुख नगरीय सामाजिक संस्थाएं कौन सी है, जो भूगोल और आबादी की दृष्टि से प्रभाव और नियंत्रण का अत्यधिक विस्तृत दायरा ग्रहण कर रही है। तो जो बॉस्कॉफ होता है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक में दे दूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें MS सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारी वीडियोस मिलेगी हर टॉपिक पे। बॉस्कॉफ के अनुसार हाल में प्रमुख नगरीय सामाजिक संस्थाएं जो होती है भूगोल मतलब आबादी, आकार, जनसंख्या पे बांटी जाती है, और आधुनिक नगरीय समुदायों से स्थायित्व और सामाजिक परिवर्तन दोनों के व्यवहारिक स्रोत होने के कारण वर्तमान नगरीय समस्या और उनके समाधान के लिए अनेक प्रयासों के हमारे बोध के केंद्र में है। तो क्या कह रहे हैं कि जो आधुनिक नगरीय समुदाय होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन से जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब हमने इसमें देखा है कि बॉस्कॉफ के अनुसार वो ये बताना चाहते हैं कि जो नगरीय संस्थाएं आजकल वो भूगोल और आबादी की जनसंख्या की दृष्टि से ही प्रभाव डालती है। ठीक है, तो अब हमने इस वीडियो में देख लिया फर्स्ट चैप्टर की व्हाट इज अर्बन सोशियोलॉजी, नगर क्या है, नगरीय क्या है, एरिक्सन के अनुसार नगर क्या है, भारत की जनगणना 1961 के अनुसार नगर क्या था, उसका उद्गम और विकास कब हुआ, और डेवलपमेंट कब हुआ। तो भारत में समाजशास्त्र कब आया, 1960 में, नगरीय समाजशास्त्र कब आया, विषय वस्तु और क्षेत्र देखा हमने इसका, लुई विर्थ का देखा, फिर हमने नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पढ़ेंगे कि नगर और महानगर क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बाय गाइस, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।